Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, have you ever wondered how living organisms get energy to grow, move and survive? Okay, how? So it is a vital process called respiration. So let's understand it today. क्लियर है? तो हम आज क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. तो रेस्पिरेशन क्या है हमारे पास? इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फूड इन द फॉर्म ऑफ मेनली किस में होता है ये ग्लूकोज में दैट इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल टू रिलीज द एनर्जी. यानी कि हम रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है. अब आप लोग बताओ कि एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है हमको? एनर्जी की ज़रूरत हमको इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, मूवमेंट कर सके, रिपेयर हो सके हमारे जो भी वियर एंड टियर सेल हैं, और बॉडी की रिप्रोडक्शन और मेनली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके. क्लियर है? रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके होता है. क्लियर है? तो रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होता है आपका? दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेल एंड रिलीज द एनर्जी. ओके, इसमें हमारे पास टू डिफरेंस हैं. सबसे पहले तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है हमारे पास. ठीक है, ब्रीदिंग जो हम सांस लेते हैं और रेस्पिरेशन जो है वो हर एक सेल में हो रहा है. वो डिफरेंस आपको एग्जाम में आता है. तो ब्रीदिंग क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है. मीन्स हम जो है वो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. दैट्स इट. और रेस्पिरेशन क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन जो है वो इसमें हो रहा है. नेक्स्ट वन है. ठीक है, और जो रेस्पिरेशन है उसमें भी इन्वॉल्व है. क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड ग्लूकोज की फॉर्म में वो टूट रहा है और हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है. क्लियर है? एनर्जी मिल रही है. नेक्स्ट है, और जो आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो प्रॉपर ऑर्गन में होता है जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो हर एक सेल में होता है. नेक्स्ट वन है, मैंने पढ़ा दिया आपको कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, बट ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है. तो ये डिफरेंस है आपका ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में, ये आप लोगों ने कर लेना है. क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो टू टाइप की रेस्पिरेशन होती है हमारे पास. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुई आपके पास? यानी कि एरोबिक यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और एना हुई, एना का मतलब नो, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोक डाउन, ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रोक डाउन हो गया. ठीक है, और एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमको मिल गई. क्लियर है? तो रेस्पिरेशन है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिव राइज टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी. क्लियर है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका किस किस में होती है? ह्यूमन में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में. और एनारोबिक क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो पार्शली ब्रोक डाउन होता है और यहां से हमको बहुत कम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. क्लियर है? तो ये है आपके पास, ये देखो ग्लूकोज, ये फूड की फॉर्म में है यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ये साइटोप्लाज्म में होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज पायरुएट. ओके, प्लस एनर्जी. तो ये आपको चार्ट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कई बार पूछा गया है, मोस्टली पूछा जाता है. इसको आपको कंप्लीट करने को आता है, या तो कई बार ये मिसिंग कर देंगे या ये वाला मिस कर दिया उन्होंने. ठीक है, आपको कंप्लीट करना आएगा. ठीक है, इसको मिस कर देते हैं, ये कंप्लीट करना आता है. तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज, इसमें कन्वर्ट होता है पहले पायरुएट में. ओके, प्लस एनर्जी. फिर इन द प्रेजेंस अगर ऑक्सीजन होगी तो कौन सा प्रोसेस होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगी. वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका? पावर हाउस ऑफ द सेल दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ओके, समझ में आ गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एक होता है प्रेजेंस, एक एब्सेंस, यानी कि एक में है और एक में नहीं है. जो कि ईस्ट सेल है आपके पास, उसमें क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. समझ में आ गया? ठीक है, प्रेजेंस में बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. एब्सेंस में बना इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है, उसमें बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी.
ओके, ये मसल सेल में है आपके पास लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन जो है वो 1-2 मार्क्स का आ जाता है कि जब हम लोग जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं ना। आप लोग जब बहुत भागते हो, क्योंकि आपको डेली भागने की आदत नहीं होती है, ठीक है, जब आप रेस वगैरह लगाते हो, ठीक है, तो भागते हो, या आपके स्कूल में वो होता है एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन नहीं होता है, वो आपका स्पोर्ट्स डे होता है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स डे में आप लोग क्या करते हो, उस दिन भागोगे, फिर आपकी लेग्स में क्या आ जाएंगे, क्रैम्प्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो क्रैम्प्स आ जाएंगे तो फिर उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है। याद रखना, दिमाग में बिल्कुल सेट बैठा के रख लेना कि लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो अल्कोहल में क्या होता है आपके पास, इसमें ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट होके in the absence of oxygen that will be converted into ethanol, carbon dioxide and energy। इतना क्लियर? ये वाला चार्ट सबको क्लियर हो गया? ये आपने लर्न करना है, एज इट इज भी पूछते हैं, लेकिन लैक्टिक एसिड का यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, ये है आपके पास एटीपी। ओके, एटीपी क्या है हमारे पास? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहले होता है एएमपी, फिर होता है एडीपी, एटीपी। एएमपी हुआ एडिनोसिन एम से मोनोफॉस्फेट यानी कि एक फॉस्फेट, एएम डीपी हुआ डाइफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट, और टीपी हुआ ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये वो एनर्जी है जो आप लोगों को मिलती है। क्लियर है? तो हम सेल में जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, आपकी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एंड मेनी जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटीपी पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बड़े इजी वे में मैंने आपको ये समझा दिया। ये चार्ट आपने छोड़ना नहीं है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, एक बार इसको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये था हमारे पास थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन फिशेस। फिशेस में क्या होता है? ठीक है, देखो फिशेस जो है आपकी उसमें इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो है वो फास्टर क्यों होता है आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस। उनका रेस्पिरेशन इसके होते हैं, उनकी जो वो जो आपका ब्रीदिंग करते हैं, उनके पास गिल्स, हमारे पास तो लंग्स हैं, लेकिन उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। क्लियर है? गिल्स होते हैं। ठीक है, और एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो इनगल्फ करना पड़ता है, ताकि उनको ऑक्सीजन जो है वो गिल्स तक भी भेजनी है। ठीक है, इसलिए उनका जो ब्रीदिंग रेट जो होता है वो ज्यादा होता है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आपने ये देख लेना है कि वाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज जो आपका पानी है, वाटर है, उसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है या ऑक्सीजन का जो है वो कम होता है। क्लियर है? डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए उनको जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो ब्रीदिंग करनी पड़ती है। समझ में आ गया? फिर है हमारे पास, चलो ये तो हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब प्लांट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है? ठीक है, दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात को वो रेस्पिरेशन करते हैं। ये ध्यान रखना कि दोनों प्रोसेस होता है उनमें, फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। फोटोसिंथेसिस तो दिन में होता है, ठीक है, और रात में दोनों होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन में भी। ठीक है, अब रात में क्या करते हैं वो, उनके पास 3 ऑर्गन्स होते हैं जहां से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। स्टोमेटा पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे आप लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने स्टोमेटा का बताया है कि टाइनी पोर्स होते हैं एज ऑफ द लीव्स में, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर से भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करते हैं ये, और होते हैं लेंटिसेल्स जो कि स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो दिन के टाइम का तो आपको प्रोसेस पता है। अब नाइट को क्या होता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं एयर से। ठीक है, थ्रू स्टोमेटा ले लेंगे, लेंटिसेल ले लेंगे या रूट हेयर से ले लेंगे, और फिर अपना जो पूरा प्रोसेस जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे, और वहां से उनको फूड जो है वो ब्रोक डाउन होगा और एनर्जी की फॉर्म में उनको देगा। इतना क्लियर है? कोई डिफिकल्टी? ठीक है, तो
ये हम हमारे पास प्लांट्स और हमने पढ़ लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर है वो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। बायो की डायग्राम पे मत जाया करो, उसको इजी वे में समझने की ट्राई किया करो कि कैसे इनको हम लोग इजी वे में कर सकें। क्लियर है? तो अब हम पढ़ेंगे इसको, देखो अब हम करेंगे इसको, पूरा पैसेज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले आता है नॉस्ट्रिल्स, नोज, ठीक है। नोज के बाद आया हमारे पास नेजल कैविटी, जो नाक के अंदर कैविटी होती है। फिर आया हमारे पास फेरिंग्स। क्लियर है? ये फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोट, गला, ठीक है। लैरिंग्स को जहां से आवाज निकलती है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आ गया ये ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया, ये ट्रैकिया, ओके। इसके ऊपर क्या होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, मतलब हार्ड कार्टिलेज टाइप होता है, इसलिए होता है ताकि हमारा जो ट्रैकिया है वो क्लैप्स ना कर जाए, ठीक है। अभी हम सिर्फ पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर इनको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर ये ट्रैकिया जो है ये दो में डिवाइड हो गया आपके, ठीक है, राइट में चला गया और लेफ्ट में चला गया। क्लियर है? फिर ये ट्रैकिया जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ब्रोंकाई, दो में कन्वर्ट हो गया ब्रोंकाई। फिर बनाए ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। आगे छोटे 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 छोटे, ये देखो आगे कोई ब्रांचेस जैसी टाइप बन रही है ना, इनको ब्रोंक्यूल। और जो एज पे हो गया ये आपके पास, ये आ गया एल्वोलाई, ओके। ये एल्वोलाई, जैसे आपके पास ग्रेप्स के गुच्छे होते हैं ना, अंगूर के गुच्छे होते हैं, बस उस सेम उसी टाइप का ये होता है, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास ये लंग्स और ये डायाफ्राम आपके पास। तो ये सिर्फ हमने अभी सिर्फ एक पार्ट्स पढ़े, पैसेज पढ़ा अभी हमने कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम नॉस्ट्रिल, नोज, ओके। क्या है? दो इंटरनल ओपनिंग होती है आपके नोज की, राइट और लेफ्ट, ठीक है। क्या काम है इसका? सिर्फ एयर को अंदर ले जाना, कहाँ? नेजल कैविटी में। क्लियर? फिर पढ़ेंगे हम नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी, तो दो कैविटी होती है आपकी, एक माउथ कैविटी है, एक नेजल कैविटी है, और यहां पे मिलके जो है वो दोनों ज्वाइंट हो जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन है नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी में क्या होता है? हेयर होते हैं और म्यूकस होता है। अब हमारे नेजल कैविटी में हेयर क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, सांस जो अंदर ले जाते हैं, वो फिल्टर्ड होके जितने भी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो वहीं पे ही स्टिक हो जाएं, और माइक्रोब, जितने भी माइक्रोब्स हैं वो भी वहीं पे स्टिक हो जाएं, और अंदर जो है वो हमारे ट्रैकिया में जो है वो प्योर एयर जो है वो जा सके। क्लियर है? और क्या करता है ये नेजल हेयर? यहाँ से एयर अंदर जाएगी तो एक तो वो मॉइस्ट हो जाएगी और थोड़ी सी वार्म हो जाएगी। क्लियर है? देखोगे आप लोग जब सांस से नाक से हवा ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो तो आप गर्म हवा फील करते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया हमारे पास फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या है आपके पास? थ्रोट, गला बोलते हैं। ये कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का, इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो बात नहीं करनी है। क्लियर है? क्योंकि खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है, फिर आपको खांसी आ जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, और इसमें क्या होता है? नेजल कैविटी टू ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में ये करते हैं। यहाँ पे एक फ्लैप होता है आपके पास, ठीक है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स में आपके पास एक फ्लैप, लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, जिससे हमारी आवाज निकलती है, लैरिंग्स, ओके। साउंड प्रोड्यूस करता है और एक फूड को प्रिवेंट करता है ताकि वो ट्रैकिया में ना जा सके। क्लियर है? जैसे हम खाना खाएंगे तो एपिग्लॉटिस होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ट्रैकिया को बंद कर देता है। दोनों प्रोसेस हम साथ में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो ट्रैकिया को बंद कर देगा और खाना फूड पाइप में जाएगा, फिर उसको हम दोबारा से चबाएंगे और तब तक जो है वो सांस लेते रहेंगे। तो ये अल्टरनेट प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ये आपके पास यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं। अब कार्टिलेज क्यों होते हैं? अगर यहाँ पे हार्ड नहीं होगा तो ये जो पाइप है ये कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, हम और सांस जो है वो हमारी पैसेज ऑफ एयर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है? ये एयर को कहाँ तक ले जाती है? लंग्स तक ले जाती है, ठीक है। फिर ब्रोंकाई, यहाँ तक ट्रैक किया था, फिर ये दो में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड हो गया, सॉरी, राइट और लेफ्ट में। क्लियर है? तो राइट में ये डिवाइड हो गया और फिर ये एक लंग में चला गया, फिर आगे जाके डिवाइड हो गया। जैसे आपने स्टेम देखी होगी, एक मेन स्टेम ब्रांच देखी होगी, ठीक है, ब्रांचेस जो होती हैं स्टेम की, स्टेम होगी फिर आगे को ब्रांचेस होती हैं, बस सेम फंक्शन यही है। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, छोटे 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 आगे आगे ये वाले, इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है?
ये डीप टू द लंग्स जो हैं वो लेके जाते हैं, और वहां पे होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या है, हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं एल्वोलाई, दिस वन, ओके, ये एल्वोलाई हो गए हमारे पास, ये एल्वोलाई, ठीक है। तो ये हर एक सेल में जो है ये ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। तो ये एल्वोलाई बन गए हमारे पास। तो एल्वोलाई क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ठीक है। हर एक एल्वोलाई के बाहर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमारा लंग्स बच गया, राइट एंड लेफ्ट, ओके। तो लंग्स में क्या होता है, हमारा स्पॉन्जी ऑर्गन है जो कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, इसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, ये जो आपको दिख रही है ना, ये बोन्स टाइप, ये रिब्स होती है, ओके, रिब्स होती हैं इसमें। और इसमें जो है वो राइट में आपके 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा जैसा होता है यहाँ पे, ठीक है, टिल्टेड होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ गया हमारे पास डायफ्राम, ये वाला, ये दिस वन, ये जो ब्राउन जैसा डार्क जैसा दिख रहा है ना आपको, ये डायफ्राम है हमारे पास। ये डोम शेप्ड होता है, मस्कुलर शीट है, और ये जो है ये बिलो द लंग्स प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, इज इट क्लियर, ठीक है। वैसे तो ऐसे कुछ सच है नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको पता नहीं पिक्चर देख के ही आप लोगों को टफ लग जाता है कि ये तो टफ है भाई, ये तो बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी डायग्राम है। आपने इसमें नहीं जाना है, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि किस में क्या क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब हम पहले इसका एल्वोलाई में देख लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं। देखो कैसे होती हैं, ये पैसेज आया, सांस अंदर आई, ठीक है, नेजल पैसेज में गया, सांस अंदर आई आपकी, ठीक है, जो भी आपने गैस इनहेल करी, उसके बाद यहाँ पे आपके नेजल कैविटी में क्या है, हेयर है, वहां से फिल्टर्ड होके अंदर आ गई, आगे फेरेंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्योल्स में, और वहां पे हो गए एल्वुलर सैक, ठीक है, एल्वोलाई जिनको हम लोग बोलते हैं। अब एल्वोलाई में, अब ध्यान से सुनना आप लोग, गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होती हैं। यहाँ पे एल्वोलाई में किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन ब्लड वेसल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो हमेशा जो है जो मूव करती है गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा, तो ये यहां से अंदर चलेगी, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो ये एक्सचेंज हो गया, समझ में आ गया। और ब्लड वेसल में होते हैं आपके पास, क्या होता है, ब्लड वेसल में होता है हीमोग्लोबिन, ओके, जिसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है आपकी ऑक्सीजन के साथ, कंबाइन होके वो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आया, पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी किसकी तरफ है, आपकी ऑक्सीजन की तरफ है, हीमोग्लोबिन की। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया आपको, कैसे किया हमने यहाँ पे, एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग, कैसे किया हमने, ठीक है, कैसे किया हमने। जैसे ये हमारे पास एल्वोलर सैक है, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, क्लियर है। तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू किसमें, ब्लड वेसल में। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर में चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है किसमें, ब्लड वेसल में, और एल्वोलाई में कम है, तो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन चली गई। इस तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब एक और आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ये जो हो गया, ये प्रोसेस पूरा देख लिया हमने, अब इसका मैकेनिज्म कैसे, ये काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है। इनहेलेशन होता है, पहले हम इनहेल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या जो है वो चेंज आता है। तो इसमें होती हैं 3, आपने लर्न करनी है। 3 क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम, रिब्स और चेस्ट कैविटी, ठीक है। जब इनहेल हुआ तो क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, और ये कैसे बन गए, फ्लैट बन गए। क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ये फ्लैट बन गए। रिब्स कहाँ, ऊपर को मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, कहाँ को मुड़ी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और चेस्ट कैविटी में स्पेस बन गया और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ गई। समझ में आया, इनहेलेशन क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, फ्लैट हो गए, और रिब्स
अप हुई, अपवर्ड हुई और आउटवर्ड हुई, और चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया और एयर एंटर हो गई लंग्स में। अगर आपको इनहेलेशन क्लियर हो गया तो एक्सहेलेशन आपको इजीली आ जाएगा, वो सारा ऑपोजिट होगा। देखो डायफ्राम, जब ये डायफ्राम रिलैक्स होंगे तो फिर से ये डोम शेप्ड में आ गए, अब ये डोम शेप्ड में आएंगे, ठीक है। तो रिब्स जो होंगी वो डाउनवर्ड हो जाएंगी आपकी और इनवर्ड अंदर को हो जाएंगी, और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा आपका, और एयर जो है वो लंग्स से बाहर चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये आप लोगों ने प्रॉपरली कर लेना है, छोड़ना नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये रहा आपके पास मैकेनिज्म ऑफ आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है इसमें, मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है, समझ में आया। देखो ऑक्सीजन की जो ग्रेट एफिनिटी किसकी तरफ होती है, हीमोग्लोबिन की तरफ होती है, ठीक है। इसीलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ब्लड। क्लियर है, समझ में आ गया। This is all about respiration. This topic is very important for exam. So revise it properly. Okay. Stay connected for more easy biology explanation. Kindly like and subscribe for more biology learning. Thank you.